दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे चुनाव के मुहाने पर यह देश आकर खड़ा हो ही गया जब इस देश के लोकतंत्र को लेकर सवाल है, जब इस देश के संविधान को लेकर सवाल है, इस देश के चुनाव आयोग को लेकर सवाल है और लोग जब वोट डालेंगे और जिस मशीन का बटन दबाएंगे उस मशीन को लेकर भी सवाल है, यानी ईवीएम को लेकर भी सवाल है। इस देश के भीतर तमाम मुद्दे, चाहे वह किसानों से जुड़े हों, चाहे इस देश के युवाओं से जुड़े हों, चाहे महिलाओं से जुड़े हों, चाहे मजदूरों से जुड़े हों, सारे सवालों के साए तले और तमाम आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर यह चुनाव कहीं इसलिए महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि विपक्ष शोर मचा चुका है, यह आखिरी चुनाव है। यहां तक कि इस देश के वित्त मंत्री के पति वह भी कह चुके हैं, अगर इस चुनाव में हैट्रिक मोदी सरकार की लग गई तो फिर मान लीजिएगा यह आखिरी चुनाव होगा इस देश के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं यह दरअसल आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद इस देश में तानाशाही रेंगेगी। तो क्या वाकई 2024 का लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है? यह एक खास चुनाव है जिसमें आम लोगों की भागीदारी तो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर जो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, उसने पहली बार यह अंदेशा जता दिया है कि इस देश के भीतर वोटिंग भी और वोटिंग के बाद निर्णय भी और निर्णय के बाद सत्ता चलाने के तौर तरीके भी और उन तौर तरीकों के साथ इस देश की संसद भी और संसद में बहुमत पाई हुई पार्टी भी और इन सब के साथ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर खुद चुनाव आयोग या इस देश की जांच एजेंसियां ही क्यों ना हो, सब कुछ क्या वाकई बेमानी हो चला है? और राजनीतिक तौर पर इस चुनाव को लेकर जब पहले चरण में कल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है तो बड़ी मशक्कत की है चुनाव आयोग ने। तमाम जगहों पर ईवीएम मशीन पहुंचाने की जो मशक्कत तस्वीरों के जरिए निकल कर आई वो हम आपको दिखाएंगे जरूर। लेकिन इसके साथ एक सवाल यह भी है कि जिस ईवीएम को लेकर सवाल इस देश में विपक्ष के नेताओं के बीच और जनता के भीतर लगातार रेंग रहा है, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। यानी कल वोटिंग होनी है और आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन फैसला सुरक्षित रखने से पहले जो बहस, जो सवाल जवाब और जो अदालत जिन सवालों को उठा रही थी, उसके संकेत तो बहुत निकल कर आ गए कि दरअसल यह सब कुछ मशक्कत सिर्फ हो रही है। यानी कोई ऐसा फैसला इस देश में चुनाव को लेकर आ जाए जिससे यह लगने लगे कि वाकई इस देश में एक एक वोटर के दिल के भीतर जो सवाल है उसका जवाब देने की स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है, शायद यह लगा नहीं। और राजनीतिक तौर पर ही सही, लेकिन इस देश में अगर चुनाव को लेकर बड़े बड़े सवाल रेंग रहे हैं तो उसका रास्ता निकालेगा कौन? या फिर यह कह दिया जाएगा सब कुछ राजनीतिक है तो फिर छोड़ डालिए। तो अब सब वाकई चीजों को छोड़ दीजिए और 102 सीटों पर जो वोटिंग होने वाली है उसमें राज्य दर राज्य, इलाके दर इलाके, मुद्दे दर मुद्दे परखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वीवीपैट के जरिए कल की वोटिंग हो जाएगी ऐसा कोई अंदेशा, ऐसे कोई संकेत इस दौर में निकल कर तो नहीं आए, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। और बड़ी लंबी बहस चली थी आज, लेकिन उस बहस में आज नहीं जाएंगे। सवाल तो यह है कि कैसी तैयारी, किस रूप की तैयारी, और जिस ईवीएम मशीन को लेकर सवाल जवाब, उस ईवीएम मशीन को लेकर देश के अलग अलग कोनों में कैसी तैयारी। दो राज्य ऐसे हैं जहां पर तमाम सीटों पर एक साथ वोट पड़ जाएंगे। एक उत्तराखंड है, दूसरा तमिलनाडु है। और इस देश के भीतर में तमिलनाडु में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है और उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी ने जीती है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन या कहें कांग्रेस सेंध लगा देगी? सवाल यह भी है कि क्या वाकई तमिलनाडु में बीजेपी अपना खाता खोलेगी और राजनीतिक तौर पर दक्षिण का द्वार इस बार कहीं बड़े खिड़की के तौर पर खुल जाएगा? यह सवाल है। इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है जो मशक्कत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है
उसकी एक तस्वीर तो देखनी चाहिए। यह तमिलनाडु की तस्वीर है, जहां पर 39 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और ईवीएम पहुंचाने के लिए कैसे कैसे वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह देख लीजिए। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से राज्य दर राज्य आपके सामने स्थिति रखी जाएगी। தம்பி வாயா உள்ள சேரணும் உள்ள சேரணும் உள்ள சேரணும் இது வரைக்கும் முடியாது ரேட் கம்மியா இருக்கு பையன் வராப்லையா मुश्किल रास्ता है तो फिर ईवीएम ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल भी किया गया। आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो और मुश्किल है, और वहां पर तो जिस तरीके से जंगल झाड़ नदियां बहती हैं, उसमें जो कठिन स्थिति होती है, उसमें ईवीएम मशीन ले जाई जा रही है। वही ईवीएम मशीन जिसको लेकर सवाल इस दौर में वीवीपैट के साथ जोड़ा गया, और भरोसे और निष्पक्षता और पारदर्शिता का सवाल लोकतंत्र के तहत इस दौर में उठा। लेकिन बावजूद इसके नॉर्थ ईस्ट की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल वोटिंग होगी। एक सीट पर जो नहीं होगी वह दरअसल त्रिपुरा की एक सीट है। इन इलाकों में वाकई बड़ा दुरूह काम होता है, लेकिन 10 में से 5 सीट जो है वह बीजेपी के पास है। और सवाल यह सबसे बड़ा है कि नॉर्थ ईस्ट के भीतर जब मणिपुर की परिस्थितियां जिस तरीके से दुनिया भर के सामने आई और प्रधानमंत्री ने खामोशी ओढ़ ली, और याद अगर कीजिएगा तो संयोग ऐसा है कि इस देश के भीतर में तब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पर थे, गृहमंत्री चुनावी दौरे पर थे। लेकिन मणिपुर के भीतर जो जितनी बड़ी तादाद में वहां पर जो हिंसा की खबरें उस दौर में आ रही थी, वह पूरी दुनिया को चौंका रही थी। देश के भीतर भी एक तरह की खामोशी थी कि प्रधानमंत्री कुछ तो कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। चुनावी दौरे में मशगूल रहे, कर्नाटक उनके हाथ से फिसल गया। तो क्या नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी यह सवाल है, खास तौर से तब जब नॉर्थ ईस्ट के इलाके में प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस दौर में कभी नजर आई नहीं, और वो असम में तो गए, असम से नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी भी देते रहे। तो क्या जिन 10 सीटों पर वोटिंग होने वाली है वो पहली बार वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा प्रभाव है? संकेत क्या ऐसे हैं? इन सब पे कल वोटिंग पैटर्न के बाद समझ में आएगा, तब चर्चा की जाएगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी चुनाव आयोग ने बड़ी मशक्कत की है, और शायद इसीलिए हमें लगता है एक तमिलनाडु का हिस्सा देखा, एक अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख लीजिए। देखिए कितने ध्रुव इलाकों में ईवीएम मशीन ले जाई जा रही है। उसके बाद उस राजनीतिक जमीन पर हम आपको लिए चलेंगे जहां पर तैयारी बूथ लेवल से लेकर मुद्दों के आश्रय और किस तरीके से वोटरों को अपने साथ आखिरी वक्त में जोड़ना है, और उस वक्त के दौर में युवाओं को कैसे ले जाना है, महिलाएं किस रूप में, और उनके कान में क्या फूंका जाएगा, क्या कहा जाएगा, किन बातों का जिक्र होगा, और इसके लिए किस तरीके से, चाहे वह बीजेपी का कैडर हो या कांग्रेस का कैडर हो या फिर स्वयंसेवकों की टीम हो, राजनीतिक तौर पर सभी सक्रिय हो चले हैं। और जमीन पर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों के इलाके में हम आपको ले चले। लेकिन पहले इस तस्वीर को जरूर देखिए। देखिए ये है पोलिंग टीम 8/13 लंबी लियान पोलिंग स्टेशन के लिए जा रहा है। गाड़ी फंसा हुआ है, नहीं जा पा रहा है, उपाय नहीं है। अभी पूरा टीम जो है क्या करेगा, ऐसे हाल में है।
ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें थी, लेकिन इसी तरीके से मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, तमाम सिक्किम हो, तमाम जगहों पर इस तरीके से मुश्किल हालात में ईवीएम पहुंची है। वही ईवीएम जिसके साथ वीवीपैट इस दौर में मौजूद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन भारत की राजनीति में जिन मुद्दों के आश्रय पहली बार प्रधानमंत्री ने गारंटी शब्द जोड़ा और दूसरी तरफ न्याय शब्द कांग्रेस ने जोड़ा और इंडिया गठबंधन पहली बार आपसी अंतर्विरोध के बावजूद भी कई राज्यों में खड़ा हो गया, उसने एक मैसेज इस देश के भीतर उन मुद्दों के आश्रय दे ही दिया कि अलग अलग मुद्दों के सहारे अलग अलग समुदाय विशेष या फिर समाज के भीतर जो अलग अलग तबका है वह भी वोटर की शक्ल में अपने मुद्दों के आश्रय इस बार वोट डाले और आखिरी क्षणों तक उस तक यह मैसेज जाना चाहिए। मसलन दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, कुछ हिस्सा एनसीआर के तौर पर भी जाना जाता है। उन इलाकों में 8 सीटों पर वोटिंग है। हालांकि यह इलाका जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह इलाका गन्ना किसानों की तर्ज पर पहचान भी पाए हुए है। लेकिन इस पूरे जाटलैंड में वोटिंग नहीं होगी। कल जिन जगहों पर वोटिंग होगी और जाटलैंड की जो पहचान है उसको इस रूप में समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर सिर्फ 2% जाट है। लेकिन जो जाटलैंड के 10 जिले आते हैं जिसमें बागपत है, मथुरा है, फतेहपुर सीकरी है, मुजफ्फरनगर है, अमरोहा है, बिजनौर है, अलीगढ़ है, हाथरस है, बुलंदशहर है, यहां पर तकरीबन 15 से 25% तक जाट समुदाय की मौजूदगी है। और बागपत में सबसे ज्यादा, जहां तकरीबन 4 लाख जाट वोटर यहां पर हैं। उसके बाद मथुरा का नंबर आता है जहां पर तकरीबन 2.5 लाख जाट वोटर हैं और फिर फतेहपुर सीकरी तकरीबन 2 लाख जाट वोटर हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर, अमरोहा जहां पर लगभग 1,80,000 जाट वोटर हैं। इसी तरीके से चीजें हैं। लेकिन जहां पर कल वोटिंग होनी है उसमें मुजफ्फरनगर जहां पर तकरीबन 1,80,000 जाट है, वो बीजेपी के हिस्से की सीट है। और यहां से पिछली बार संजीव बालियान जीते थे और संजीव बालियान ने जिनको हराया था वो हारने वाले शख्स अजीत सिंह थे जो आरएलडी के चीफ थे। इस वक्त आरएलडी के चीफ उनके बेटे जयंत चौधरी हैं। अजीत सिंह का निधन हो चुका है और वो संजीव बालियान के साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए 2019 और 2024 में कितना अंतर आ चुका है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी, जिसके दायरे में कल जो वोटिंग होगी उसमें मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, सहारनपुर है, कैराना है, नगीना है, मुरादाबाद है, रामपुर है, पीलीभीत है। इन 8 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के पास, 3 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास और 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास। सामान्य गणित कहता है कि जिस सक्रियता के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ एनडीए के साथ जिसमें आरएलडी को शामिल बीजेपी कर चुकी है, तो बीजेपी अपनी 3 सीट बचा लेगी, सामान्य ज्ञान कहता है। समाजवादी पार्टी भी 2 सीट। लेकिन सवाल बीएसपी की उन 3 सीटों का है जहां पर उसकी मौजूदगी विधानसभा चुनाव में भी नजर नहीं आई थी और वो सीटें बिजनौर की है। तकरीबन 1.5 लाख वोट से बीएसपी जीती थी। वह सीट सहारनपुर की है जहां से बीएसपी जीती थी और वह सीट नगीना है, तीसरी सीट जहां पर बीएसपी जीती थी। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा क्या आता है, क्या बीएसपी की सीट को लेकर एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए को टकराना है और यहीं पर परीक्षा आरएलडी की है, वो बीजेपी के हक में कितनी सीट दिला सकती है। तो सवाल यहां के मुद्दों को लेकर भी है। यहां की शुगर मिले, यहां के गन्ना किसान, यहां का जाट, यहां पर एक दौर में हुए मुजफ्फरनगर के जो राइट्स थे उसके बाद की जो सामाजिक समीकरण जो बिगड़े थे उसको भी पटरी पर कैसे लाया जाए, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के साए तले एक बात और रेंगती है, इसके साथ उत्तराखंड का इलाका सटा हुआ है। उत्तराखंड के भीतर में तमाम 5 सीटों पर बीजेपी पिछली बार जीती थी और 5 सीटों को लेकर जो तैयारी बीजेपी ने अपने तौर पर की है उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन इससे सटे हुए इलाके का असर किस रूप में कैसे उत्तराखंड पर पड़ेगा, यह बेहद असरकारक है। और वहां के जो मुद्दे हैं, हालांकि उसको धर्म की नगरी के तौर पर रख दिया गया और राजनीतिक तौर पर भी धर्म के स्थान को
किस रूप में बीजेपी ने उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, तो पहाड़ जब दरके तो बड़ी बड़ी कॉलोनी नहीं बल्कि बड़े बड़े जिलों के भीतर पूरे घर डोलने लगे और स्थिति ऐसी आ गई कि जमीन में दूर दूर तक सिर्फ मोटी मोटी लकीरें फटती हुई दिखाई देने लगी। यह भी एक सवाल उत्तराखंड में पहली बार है कि आप विकास किस कीमत पर चाहते हैं, और यह मुद्दा लोगों के जहन में आखिरी क्षण तक रहेंगे। यह सवाल अपने तौर पर इंडिया उठा रहा है, उसके अपने कार्यकर्ता उठा रहे हैं। तो यहां पर दो तीन चीज समझनी होगी। बूथ लेवल पर पहली बार तैयारी विपक्ष ने, बीजेपी हमेशा से करती रही, लेकिन पहली बार इंडिया गठबंधन का पूरा जोर बूथ लेवल को 3 स्तर पर अपने अनुकूल बनाने का है। पहले स्तर में जो लोग बैठे होते हैं, दूसरे स्तर में जो लोग बूथ तक लोगों को लेके आते हैं, और तीसरे स्तर में जब वो घर से चलते हैं तो उनके कानों में वह कौन से मुद्दे आखिरी वक्त में भी गूंजने चाहिए। यह राजनीतिक पहल के तौर पर कार्यकर्ताओं के जरिए बाखूबी इन इलाकों में हो रहा है। कुछ हाथों में आप कह सकते हैं वहां पर न्याय पत्र भी होगा, कुछ हाथों में मोदी की गारंटी का पर्चा भी होगा, लेकिन सवाल है ये कितना असरकारक किस रूप में होगा। और उत्तराखंड के भीतर भी हम एक तस्वीर वहां की भी आपको दिखाते हैं। ईवीएम वहां पर भी पहुंच गया और 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 पर वोट डाले जाएंगे। तैयारी का एक नजारा देख लीजिए। ये अच्छी बात है। अगर कार्मिक कम पड़ते हैं तो यारो साहिबान के द्वारा ही लगाए जाएंगे। विधानसभा वार्ड ही अपनी पहली के लिए तो ये पीडीएमएस के तहत जो यह चुनाव वाकई जबरदस्त है, और उसकी बड़ी वजह तो यह भी है कि जिन राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस के जो ताकतवर नेता होते थे वह भी अपनी एक सीट पर सिमट गए। यानी 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, याद कीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया, याद कीजिए कमलनाथ, छिंदवाड़ा की सीट पर उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वह सीट नहीं गंवानी है क्योंकि कभी नहीं गवाई। एक वक्त उपचुनाव हुआ था, तब सुंदरलाल पटवा जीते थे, बीजेपी के नेता थे, भोपाल से चलकर आए थे और छिंदवाड़ा में एक जगह वो आकर बैठ गए। परसिया से कुछ आगे का इलाका है, वहां बैठ गए, दिन भर वहीं बैठे रहते थे, वहीं लंगर चलता था, और बैठे बैठे उन्होंने उस दौर में कमलनाथ की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनको उन्होंने पराजित कर दिया। इस दौर की राजनीति कहती है कि अगर ताकतवर नेता को एक सीट पर सिमटा दीजिए तो उसकी राजनीति सिमट जाती है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ सिमट गए, वो कांग्रेस के भीतर भी प्रभावी नहीं रहे और राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में जो बीजेपी में जाने का जिक्र होता था उससे भी दूर हो गए। और उधर वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ में सिमट गई। आप कह सकते हैं यह स्थिति राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत के साथ है, जो दिल्ली आकर कह गए थे मैं तो गद्दी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है, लेकिन कुर्सी ने उन्हें ऐसा छोड़ा कि कांग्रेस को समझ नहीं आया कि कैसे कैसे नेताओं के साथ किस रूप में किस तरीके से चलना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो अपने बेटे, जो उनके बेटे जालोर सिरोही से लड़ रहे हैं, वैभव गहलोत, उनके लिए जिताने में वो लगे हुए हैं। लेकिन पहली बार 2014 और 2019 में जब वसुंधरा सक्रिय थी, दिल्ली में नरेंद्र मोदी सक्रिय थे, इनकी जोड़ी ने कमाल किया था और सारी सीटें जीत ली थी। 25 की 25 सीटें, एक सीट आरएलपी ने जीती थी जो बेनीवाल ने जीती थी, लेकिन इस बार उस हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी की सीट जीती थी, तब वह बीजेपी के साथ थे, आज वो कांग्रेस के साथ है। और इस दौर में राजस्थान एक ऐसी स्थिति है जो कल जहां पर वोटिंग होनी है, अगर वहां पर गंगानगर, बीकानेर और जयपुर की सीट को छोड़ दें, क्योंकि इन 3 सीटों पर बीजेपी बड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो मुद्दों के आसरे की परिस्थितियां हैं उसमें जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चूरू की सीट हो, झुंझुनू की सीट हो, सीकर की सीट हो, नागौर की सीट हो, अलवर की सीट हो, भरतपुर हो, दौसा हो, करौली हो, इन तमाम जगहों पर अपने अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए जितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक सभी लगे हुए हैं, वो बताता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सीट दर सीट, बूथ दर बूथ। और ये पहली बार इस रूप में इसको लेकर भी जबरदस्त रणनीति है, आपसी चुनौती है राजनीतिक तौर पर, जो इससे पहले नहीं होती थी। ये पहली बार ऐसी स्थिति बूथ दर बूथ बनी है, इसीलिए राजस्थान में भी
अब ये कोई एक साथ कह नहीं सकता है कि 2500 सीट बीजेपी के पास, यह कोई नहीं कहेगा, यहां तक कि बीजेपी भी कहने से चूकेगी, बचेगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो प्लानिंग इस बार की गई है वो तमाम चीजें मानकर चल रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद पता नहीं कुछ चीजें बचेंगी या नहीं बचेंगी, और कमोवेश यही स्थिति को निकालकर जब आप महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में आते हैं, जहां नागपुर, रामटेक, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर में 5 जगहों पर वोटिंग होनी है, तो अलग अलग राजनीतिक प्रयोग, चाहे नागपुर में आपके जहन में आरएसएस हेडक्वार्टर हो, लेकिन वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी का एहसास भी है। धम्म परिवर्तन तो नागपुर में ही कराया गया था, और इसीलिए दलितों की बड़ी तादाद एक समानांतर रेखा के साथ खड़ी है, मुस्लिमों की एक रेखा खड़ी है। तमाम सवाल इस दौर में पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए और प्रचार के तौर तरीकों से उभर रहे हैं, जो नागपुर में भी नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ कांग्रेस का एक वह विधायक जो नागपुर की 6 सीटों में से, जो विधानसभा की उसदी है, उसमें से एक सीट से निकल कर आया है। यह कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह चुनाव तो आखिरी चुनाव है। तो राजनीतिक तौर पर मशक्कत लोगों के जहन में कुछ वैसी ही हो रही है। इसीलिए नागपुर हो, रामटेक हो, भंडारा हो, गढ़चिरौली हो, यहां पर बीजेपी और शिवसेना काबिज रही। सिर्फ चंद्रपुर की सीट कांग्रेस ने जीती थी, और कांग्रेस ने इस बार उन उम्मीदवार की पत्नी को टिकट दिया है। वो उम्मीदवार नहीं तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है इस बार। अब सवाल यह है कि अगर आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आपके जहन में यह भी आएगा कि बिहार की औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहां पर भी तो वोटिंग होनी है, और इसमें से कोई भी सीट आरजेडी के पास नहीं, कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं। नवादा और जमुई रामविलास पासवान की पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार चीजें पलटी। पासवान की पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने समझौता किया, तो जमुई से जो पिछली बार चिराग पासवान लड़े थे चुनाव, इस बार उन्होंने अरुण भारती को उतारा है। खुद वो हाजीपुर में आएंगे, जो उनके चचा सीट चाहते थे। उन्होंने बोला नहीं, पिता की सीट है, मैं यहीं से लड़ूंगा। और नवादा की सीट जो पिछली बार एलजेपी लड़ी थी, इस बार वहां पर विवेक ठाकुर बीजेपी के खड़े हैं, पिछली बार चंदन सिंह थे। परिवार एक साथ था तो परिवार के लोग एक साथ थे, इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार परिवार के भीतर की लकीरें जो हैं, इस देश के अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश की जनता को राजनीतिक तौर पर खड़ा कर चुकी है कि आप किसके साथ खड़े हैं, ये आपको बताना होगा। और राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी लकीर इससे पहले कभी नहीं थी जो इस बार नजर आ रही है। औरंगाबाद, गया में पिछली बार बेटे थे, इस बार खुद जीतन राम मांझी आए हैं, वो खड़े हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार विजय कुमार मांझी को टिकट दिया था, इस बार जीतन राम मांझी जो हम के हैं वो खुद आए हैं। औरंगाबाद में वही उम्मीदवार है जो सुशील कुमार सिंह है। सवाल उसके आगे का एक सबसे बड़ा, खास तौर से महाराष्ट्र और इन राजस्थान और बिहार और इन तमाम परिस्थितियों के बाद एक बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई ऐसी स्थिति है इस देश के भीतर में जब यह मानकर चला जाए कि पहली बार रीजन और रीजन के मुद्दे नहीं, राष्ट्रीय तौर पर एक तरफ अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि और अपने राष्ट्रीय विजन को बतलाया है, तो दूसरी तरफ पहली बार राज्यों के भीतर होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन नेशनल मैसेज को सामने ला रहा है और कह रहा है कि आप क्षेत्रीय एस्पेक्ट में चीजों को मत फंसाइए। जैसे मध्य प्रदेश के भीतर की स्थिति देखिए, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है, जबलपुर है, शहडोल है, सीधी है। यहां इन पूरे इलाकों में आदिवासी और किसानों के मसले हैं, और आदिवासी और किसानों के मसले राष्ट्रीय तौर पर इंडिया जिस तरीके से उठा रहा है, या उसको जिस तरीके से इससे पहले बीजेपी ने उठाया और लगातार वनवासी या फिर दूसरे माध्यमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते चले गए, तय इस बार राष्ट्रीय तौर पर राज्यों की राजनीति के भीतर भी पहली बार एक नया परिप्रेक्ष्य निकल कर आया है जो राष्ट्रीय तौर पर चीजों को प्रभावित करने वाला है। और खास बात तो यह है कि इस दौर में चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ इलाका ही क्यों ना हो, बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति और खुलकर है। एक सीट पर सीपीएम ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, 2 पे कांग्रेस ने किया है। असम के भीतर टकराव भी इस बार एआईडीएफ, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो चला है। इस त्रिकोणीय संकट के भीतर का संकट यह है कि दरअसल इससे पहले हेमंत बिस्वा 2019 में इस तरीके से मुख्यमंत्री तो नहीं थे, वो तो कांग्रेस की पहचान लिए हुए थे।
इस दौर में तो वह बीजेपी के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर हैं जो निशाने पर राहुल गांधी को लेते हैं। एक नए राजनीतिक समीकरण का असर हर जगह से, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो, तमाम जगहों से दिल्ली को देखकर इस बार वोटिंग देने की स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है। और यह प्लानिंग कि राष्ट्रीय तौर पर ही मुद्दे रहेंगे, राज्यों के तौर पर नहीं रहेंगे, यानी इससे पहले यह मानकर चला जाता था कि राष्ट्रीय तौर पर 2014 और 2019 में एक नरेंद्र मोदी का चेहरा था और दूसरी तरफ बटी हुई पार्टियां थी जिसमें कोई राष्ट्रीय तौर पर मुद्दों को नहीं रख रहा था। पहली बार राज्यों के मुद्दे आप इस दौर में बिल्कुल गायब सुनेंगे। नेताओं की अपनी छवि, उनका अपना कद गायब मिलेगा और एक नई परिस्थिति की राजनीति इन 102 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग के दौर में कल कैसे नजर आएगी, इस पर हमारी भी नजर रहेगी और उन नजरों के आसरे ही आपके सामने उन्हीं बातों को कल रखा जाएगा। लेकिन आखिर की 3 महत्वपूर्ण बात, पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है, आखिरी दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कि ईवीएम जो निशाने पर है, वीवीपैट 100% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जस्टिस दत्ता ने कहा होना चाहिए, जस्टिस खन्ना ने कहा नहीं होना चाहिए, और इन परिस्थिति के बीच में बाकी भी जो बहस मुहाइस चलती रही उसमें चीजें रिजर्व कर ली गई। कल वोटिंग है। दूसरी परिस्थिति, पहली बार है कि राष्ट्रीय तौर पर इस देश के डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के तमाम गवर्नेंस के तौर तरीके सवालों के दायरे में लाकर राजनीतिक तौर पर संदेश दे रहे हैं कि आपको वोट इन आधारों पर डालना है। और तीसरा सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि लोकतंत्र की पहचान जिस चुनाव से है, उन चुनाव में ही लोकतंत्र ही मुद्दा बन जाए, इसको लेकर लगातार विपक्ष ने अपनी जमी को मजबूत किया और राजनीतिक तौर पर यह सवाल बड़ा होते चला गया कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। 16 करोड़ के लगभग लोग कल वोट डालने वाले हैं, तो कल शाम आपसे मुलाकात होगी 102 सीटों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।